नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी इस चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने, उनके इकोसिस्टम ने, टीएमसी ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया है। मालदा की घटना को आप डायरेक्ट एक्शन डे के अलावा और कुछ नहीं कह सकते अगर आपको उसके बेहद सटीक और असली मतलब आपको समझाना हो। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था? सोहरावर्दी ने क्या शुरू किया था? मालदा के 100 से ज्यादा गांव में जो अवैध मत कटे हैं एसआईआर के दौरान, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सारी तस्वीरें, सारे समाचार, सब कुछ दर्शकों आपको पता है। मेरे पास कम से कम 20 से 25 2 दर्जन के आसपास वीडियोस पड़े हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको बताती हैं गाड़ी में तोड़फोड़, ये आपको मजहबी दंगाई भीड़ और उसका नेतृत्व करता हुआ एक व्यक्ति भी आपको दिखाई दे रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है, तो वो तब मैं कह रहा हूं इनमें कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। 18 गिरफ्तारियां फिलहाल हुई हैं और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये आईएसएफ और सीपीएम की जो सीट शेयरिंग हुई है, वहां इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट है साहब, चुनाव का उम्मीदवार है। अब समझ में आ रहा है कि एसआईआर दरअसल वो कौन सा काम कर रहा है जिसका असर वेस्ट बंगाल में और टीएमसी की बौखलाहट में दिख रहा है और टीएमसी दंगाइयों की फौज को सड़क पर उतार रही है। ये बता रहा है कि किस तरीके से 7 न्यायिक अधिकारियों को रात के 2, ढाई, 3 बजे तक बंधक बना के रखा गया। सेना के काफिले NH-12 को, जो चिकन नेक से जोड़ता है, जी हाँ वही चिकन नेक, शर्जील इमाम वाला, उसको बाधित किया गया। सेना की गाड़ियां रोकी गई और 3 टीएमसी के पार्षद वो भी अरेस्ट हुए, एफआईआर हुई। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका साफ ये अर्थ नहीं है कि दरअसल ममता बनर्जी अपनी हार को देखते हुए और एसआईआर ने जो गहरी चोट की है अवैध वोटर्स पर, वो देखते हुए उन्होंने अब साफ तौर पर यह इशारा शुरू कर दिया है कि वो मजहबियों को सड़क पर उतारेगी। सीजीआई ने खुद बोला, वो भी आपने सुना कि मैं रात के 2 बजे तक जग रहा था। उसके बाद कुछ कदम भी उठाए गए हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 7 ऑर्डर पास किए हैं। पहला ऑर्डर ये कि सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराइए। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, इनको नोटिस भी दिया है। जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनको 6 अप्रैल को कोर्ट में तलब भी कर दिया है। पीसीआई को कहा कि और ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस तैनात करो। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सिक्योरिटी बढ़ाओ। इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हुए हैं वहां सिक्योरिटी बढ़ाओ। जहां एसआईआर का काम, ये महत्वपूर्ण है, जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां पर एक समय में 5 से ज्यादा लोग न जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि सीजीआई साहब, जब आप ये कहते हैं कि मैं 2 बजे तक जग रहा था, जब आप ये कहते हैं कि मुझे सब पता है कि दरअसल वहां पर दंगा कौन कर रहा है, तो इस तरह के 7 आदेश आपने पारित किए हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन आप स्वतः संज्ञान लेकर ममता बनर्जी सरकार पर एक्शन क्यों नहीं लेते? उनकी पार्टी पर एक्शन क्यों नहीं लेते? खैर, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, सरकार नहीं है तो मोहतरमा इस्तीफा दे दो। वो ये कहती हैं कि साहब सब कुछ इलेक्शन कमीशन के पास है, उन्होंने ऑफिसर्स बदल दिए, सब बदल दिए, फिर तुम किस बात की मुख्यमंत्री बनी बैठी हो? नहीं होना चाहिए आपको मुख्यमंत्री। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया है ममता बनर्जी और टीएमसी ने, तो बहुत सारे लोगों को ये चिंता बंगाल को लेके होती है साहब, नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां 356 क्यों नहीं लगाया? नरेंद्र मोदी सरकार वहां पर इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है? दरअसल मैं आपकी भावनाओं का कहीं से अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन विधायिका के कामकाज का कम जानकारी होना, ये
इस तरफ ले जाता है जब आप भावनात्मक रूप से सोचते हैं, जब आप तकनीकी रूप से नहीं सोचते। उत्तराखंड के मामले में 356 का एक निर्णय देखा गया है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के पलट दिया था। और कालांतर में इतिहास के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 356 का एप्लीकेशन अब अच्छा खासा तकनीकी रूप से मुश्किल हो चुका है। इस यथार्थ को समझना होगा। दूसरा, अगर आप वहां 356 लगाते हैं तो उससे ममता बनर्जी को राजनीतिक विक्टिम कार्ड खेलने का भी एक मौका मिलता है। लेकिन हां, इसके साथ ही केंद्र सरकार एक चुनाव कराने में, इलेक्शन कमीशन एक चुनाव कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये उसका काम है। लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना भी केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी। वो ममता बनर्जी की तरह अराजकता भरी बातें नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकती केंद्र सरकार कि नहीं साहब, हमारी सरकार ही नहीं है, और बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद पर बैठे भी। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, उस तस्वीर को आप देखिए और फिर जरा सा सोचिए हमारे साथ अगले कुछ मिनट कि वेस्ट बंगाल की जो आज स्थिति है वो ऐसे हुई क्या उसके लिए यूपीए की सरकार आज 15 साल से मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उससे पहले 3 दशकों तक वहां पर लेफ्ट की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके पहले वाजपेयी जी की भी सरकार रही, फिर मिली जुली सरकार भी रही। केंद्र सरकार कितनी जिम्मेदार है? ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप नीचे 3 फिगर्स आपको दिखाई दे रही है वेस्ट बंगाल की। पिछले 10 सालों में ऊपर की 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जो क्रिश्चियनिटी डेमोग्राफी की है, उसके बगल में मुस्लिम, और सबसे नीचे वाली हिंदू। जो लाल है इसका मतलब वो लगातार घटी है और बाकी दोनों बढ़ी हैं। 10 साल में ये परिवर्तन हुआ है। वहां की हिंदू डेमोग्राफी किस तरीके से क्रिश्चियन और इस्लामिक डेमोग्राफी में बदली है। इन 10 सालों में डेमोग्राफी बदलना ये क्या किसी केंद्र सरकार ने किया है? यहां आता है समाज, वेस्ट बंगाल का समाज। एक तरफ वेस्ट बंगाल का समाज अपनी बदलती हुई डेमोग्राफी को देख रहा है। पिछले 10 सालों का ये फिगर पर्याप्त है ये बताने के लिए कि उससे पहले के 10 साल में क्या हुआ और आगे के 10 साल में क्या हो सकता है। एक तरफ समाज ने ये होते हुए देखा, देखती रही, और दूसरी तरफ उसने किन सरकारों को चुना अपने लिए? उन्हीं सरकारों को, उन्हीं ममता बनर्जी को, उससे पहले उसी लेफ्ट को, जिसने ये सब कराया, होने दिया। और सिर्फ होने ही नहीं दिया बल्कि इसे पाला पोसा, खाद दिया, पानी दिया। तो फिर सोचिए किस केंद्र सरकार का दोष है? मैं नहीं कहता 2014 के बाद वाली केंद्र सरकार पर दोष मत दीजिए, उसके पहले वाली सरकारों पर दोष दीजिए, नहीं। उससे पहले भी, नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी केंद्र में जो सरकारें थी, क्या वेस्ट बंगाल की इस दुर्दशा के लिए, हिंदुओं की दुर्दशा के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है या वेस्ट बंगाल का समाज जिम्मेदार है? और दोनों तरीके से, एक समाज के रूप में भी, एक मतदाता के रूप में। उसने अपने लिए लगातार ऐसी सरकार चुनी जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन अब अगर नहीं बदला गया तो वेस्ट बंगाल को कश्मीर बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। केवल उसे अपने आप को जाहिर करना है, और मालदा में उसने जाहिर करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट की बात, मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगा, वहां से भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, ऑन ग्राउंड वीडियो दिखाऊंगा, और तब आपको बंगाल की दुर्दशा का पता लगेगा। दुनिया भर में या पूरे भारत में किसी भी स्टेट में सरकारी कर्मचारियों के हितों को लेके इतना हल्ला मचता है, लेकिन क्या आज तक आपने वेस्ट बंगाल में 5वां वेतन आयोग की सैलरी पा रहे और आंशिक रूप से 6ठा वेतन आयोग इसकी सैलरी पा रहे किसी सरकारी कर्मचारी संगठन द्वारा कभी कोई आवाज सुनी? नहीं सुनी। इस देश की स्थापित मीडिया में कभी आवाज सुनी? रोजगार रोजगार रोजगार, तनख्वाह, मेहनताना, इस पर बात करने वाला वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, उसके मुंह से कभी बात सुनी है आपने? नहीं सुनी।
सब कुछ ढका किसके पीछे जाता है? सब कुछ ढका जाता है बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली प्राइड। लेकिन यकीन मानिए एसआईआर ने वो चोट पहुंचाई है वेस्ट बंगाल को, और खासतौर से मालदा में जो ये मवाद निकला है, ये मवाद बताता है कि ग्राउंड पर एसआईआर ने क्या काम किया है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर इस बार वेस्ट बंगाल ने अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए एक सही सरकार नहीं चुनी, तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। टीएमसी के अराजक गुंडे घरों घरों रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। बाकायदे माइक से धमकियां दी जा रही हैं कि या तो वोट टीएमसी को करना और या तो वोट डालने निकलना नहीं। इस स्थिति से पार पाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट किया है, पुलिस को, वेस्ट बंगाल की पुलिस को थर्ड लेयर में भेजा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप एक समाज के रूप में इतने मजबूत इकोसिस्टम को, जो कि जिहादियों द्वारा सपोर्टेड है, इसको बनने देते हैं, तो फिर आपको ही खड़ा होकर इससे लड़ना भी पड़ेगा। और दूसरा कोई लड़ने नहीं जाएगा। कोई उत्तर प्रदेश वाला, कोई कश्मीर वाला, कोई बिहार वाला, कोई पंजाब हरियाणा वाला नहीं जाएगा। ये वेस्ट बंगाल के समाज को खुद करना है। सुप्रीम कोर्ट से भी अब अपेक्षा है, साहब आप जरा कड़ी टिप्पणियां करना कम करिए। आप रात के 2 बजे 3 बजे तक जगे, 3-4 घंटा सोने के बाद सीजीआई साहब आपको कोर्ट में जाके कड़े आदेश भी पारित करने चाहिए। कुल मिला के आप एक बार फिर विचार कीजिए। और एसआईआर ने जो काम किया है उससे एक सकारात्मक बात निकल के आती है। मैंने कई बार आप सबको बताया है एसआईआर के वो फिगर, जिसने टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 10% के वोट का जो अंतर है, मतों का जो अंतर है, उसको पाट दिया है, लगभग 12%। और इस समय अगर मत प्रतिशत में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी बिल्कुल बराबर की जमीन पर खड़ी है। एज अगर किसी को है तो वो भाजपा को है। लेकिन भाजपा के वोटर को जाना होगा। कुछ लोग बात करेंगे चुनाव के बाद की हिंसा को। आप ये पहले ही क्यों मान के बैठते हैं? और जब तक आप ये मान के बैठेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं होगा। एक और 5 साल आप एक बंगाल के समाज के तौर पर दंश झेलेंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में चुनावी हिंसा की एकमात्र निशानी बने वेस्ट बंगाल को इससे लड़ना होगा, पार पाना होगा। हम दुहाई नहीं दे सकते, हमें दुहाई देनी भी नहीं चाहिए कि साहब ये करा दो तो फिर ऐसा हो जाएगा, वो करा दो तो वैसा हो जाएगा। चुनाव कराने के लिए मिलिट्री लगानी पड़ेगी। शर्म नहीं आती भारत के लोकतंत्र के इस वेस्ट बंगाल के हिस्से को? मैं आह्वान करता हूं वेस्ट बंगाल के समाज को, वेस्ट बंगाल के मतदाताओं को, कि आपको उस डर से पार पाना होगा। जिस क्षण ये डर समाप्त हो गया, सत्ता समाप्त हो जाएगी उस ममता बनर्जी की, उस टीएमसी की, जो आपके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, दे चुके हैं। आपकी बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड धरी की धरी रह जाएगी जिस दिन आपका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए मालदा में क्या हुआ वो डायरेक्ट एक्शन डे से कम नहीं है। बंगाल अगर इसे समझेगा तो इससे पार पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एसआईआर ने जो महापवित्रीकरण का काम किया है, उसने एक इतनी बड़ी परिवर्तन की जमीन बना दी है। और उसी के साथ साथ मैंने जो डेमोग्राफी चेंज की बात की, ये आपका भविष्य खतरे में है। एक दिन आप पूरी तरीके से लाल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर उम्मीद करनी चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए कि वहां की जनता डायरेक्ट एक्शन डे के इस नुमाइश को, जो मालदा में हुआ है, उसको देखेगी, न सिर्फ देखेगी बल्कि महसूस करेगी और आने वाले चुनाव में अपने निर्णय को ईवीएम के जरिए व्यक्त करेगी। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो थोड़े से भी काम की बात कर रहा हो तो इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की यही चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। बहुत जल्दी आपसे वेस्ट बंगाल की जमीन से बात होगी और तब हम आपको बताएंगे कि वहां जमीन के क्या हालात हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।